प्रिमिटिव अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस। हमारे देश में प्राचीन चीजों की कमी नहीं है, पर बस लोगों को उनकी कोई भनक ही नहीं है। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर था, किसी खंडरों में बड़े से नदी किनारे। उसकी एक अलग ही खासियत थी। उस मंदिर के नीचे एक अजीब सी जगह थी। वो जगह बड़े बड़े मगरमच्छों से भरी थी। एक तरह से वो मगरमच्छों का छिपा हुआ घर था, अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस, जिसे गांव वाले सबसे छुपा के रखा था। यार शंभू, हमें इन मगरमच्छों का कुछ करना चाहिए। इनका खाना खत्म हो रहा है शायद, तभी ये बाहर आने लगे हैं अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस से। हाँ दोस्त, अगर ये ऐसे ही बाहर आते रहे तो गांव वालों को खतरा हो सकता है। अरे गांव वाले तो जैसे तैसे खुद को संभाल लेंगे, पर हमें चिंता उन मगरमच्छों की है। अगर तस्करों की नजर उन पर पड़ गई तो उनका शिकार होने लगेगा। हमारे पूर्वजों ने इनके राज को राज रखने की कसम दी है। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जरूर उस नदी के नीचे और गहरे राज है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन्हें छुपा के रखा है। मगरमच्छों को बाहर आने से रोकना, उफ, ये तो आग में हाथ डालकर आग को बुझाने जैसे हुआ। कैसे कर पाएंगे ये लोग? क्या सच में यहाँ कोई राज थे? क्या ये लोग इस राज को बाहर के लोगों से छुपा पाएंगे? यार, इनके खाने का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद ये खुद बाहर आना बंद करेंगे। पर ये काम कौन और कैसे करेंगे? अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस में जाना खतरों से खाली नहीं। हमें अलग से बकरियां और मुर्गियां पालनी चाहिए, फिर उन्हीं को हम चारा बना के मगरमच्छों को दे दिया करेंगे। क्यों, सही कहा ना? बात तो तेरी सही है बेटा, पर ये भी तो सोच, उनका खाना कैसे कम हो गया। केशव का विचार सबको पसंद आता है और वो सब गांव वालों से बात करके तैयारी में जुट जाते हैं और गांव के ऐसे ही जाबाज लड़कों को उन्हें चारा डालने का काम सौंपते हैं। केशव, शंकर, शंभू तीनों ये जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। साथ में श्याम नाम के एक लड़के को भी वो साथ लेते हैं, जिसे उस जगह की काफी जानकारी थी। वो चारों हर हफ्ते बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते थे। पर एक दिन केशव का पैर फिसल जाता है और वो नदी के रास्ते नीचे अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस की तरफ गिर जाता है और उसे बचाने उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी पहुंच जाते हैं। वहाँ देखकर उन्हें सारी असलियत मालूम पड़ती है। श्याम कहता है, बाबा रे, यहाँ तो प्राचीन मंदिर की प्राचीन मूर्तियाँ है, यानी ये सारे मगरमच्छ इसके रक्षक है। इन मूर्तियों को चुरा ना सके इसलिए यहाँ इन्हें रखा गया है। हम भी इसे राज रख देंगे। हाँ हाँ, पर अब यहाँ से बाहर कैसे जाए? कहीं हम इनका भोजन न बन जाए और ये राज पक्का यहीं पे दफन हो जाएगा। चारों बड़ी शांति से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, पर उन्हें मिल ही नहीं पाता। पर उनके अच्छे कर्म उनके साथ थे। मगरमच्छों की उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो उन्हें खाना जो खिलाते थे, उनमें से एक मगरमच्छ ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया, जिसे देख वो चारों डरते डरते आगे की ओर बढ़े और बड़ी मेहनत के बाद उस जमीन के नीचे से बाहर आ गए और चैन की सांस ली। शंकर कहता है, हुश, मुझे तो लगा आज हमारा आखिरी दिन है, पर हम तो बाल बाल बचे। चलो, हम अब कसम खाते हैं कि ये राज ही रखेंगे। इसका पता किसी को नहीं चलने देंगे। अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल हाउस आज के बाद राज ही रहेगा, मैं कसम खाता हूँ। चारों कसम खाते हैं और वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही काफी प्राचीन चीजें अपने देश में हैं। काफी लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ लोग तो लापता हो गए और कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे। अच्छा तो यह है, जो जैसा है उन्हें वैसा ही रहने दे। जादुई फेस क्रीम घमंडी लड़की। जोधपुर नाम के गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। उसका रंग काला होने की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। वो कॉलेज में हमेशा ही अपने दोस्तों को कविता सुनाती थी। उसकी एक और सहेली होती है जिसका नाम नंदिता होता है। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हमेशा सुमन की कविताओं का मजाक उड़ाया करती थी। एक बार सुमन कविता सुना रही थी और नंदिता वहां आकर कहती है, ओ, तो काली कलूटी सुमन अब कविताएं सुनाकर दोस्त बना रही है। ये बात सुनकर सुमन बहुत उदास होती है और उसकी बाकी की सहेलियां भी वहां से चली जाती है। सुमन भी नाराज होकर घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त उसका ख्याल रखते थे। उसके पिताजी भी इस सोच में रहते हैं कि सुमन काली है तो उसकी शादी में प्रॉब्लम जरूर आएगी। एक दिन सुमन कॉलेज में हरे रंग का एक कुर्ता पहन कर जाती है, लेकिन उसे हरे रंग के कुर्ते में देखकर नंदिता उसे फिर से चिढ़ाने लगती है। अरे ये क्या, इस काली कलूटी ने तो हरे रंग का कुर्ता पहना है, इसे तो कोई भी रंग नहीं जचता है।
अरे सुमन, अगर तुम्हें काले रंग के कपड़े पहने ना तो तू किसी को भी नहीं दिखेगी। सबके सामने नंदिता ने उसे ऐसा कहा। इस बात का सुमन को बहुत दुख होता है और रोते रोते वो कॉलेज के ही एक बागीचे के पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। तभी उस पेड़ से एक फल उसके सामने गिरता है। सुमन उस फल को उठाती है और कहती है, अरे इस पेड़ पर तो कभी कोई फल नहीं लगता, फिर ये फल कहाँ से टपक पड़ा? सुमन उस फल को उठाकर दुखी मन से घर चली जाती है और घर जाकर उस फल को अपने पलंग के पास रख देती है और बैठ जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, सुमन, इतनी परेशान मत हो। सुमन इधर उधर देखती है कि कौन बोला। तभी फिर से वो फल कहता है, अरे मैं बोल रहा हूँ, फल। अरे तुम बात कैसे कर सकते हो? वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम मुझे फोड़कर मुझसे एक फेस क्रीम बनाओ और अपने चेहरे पर लगाओ। उससे तुम बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी। सुमन उस फल से एक फेस क्रीम बनाती है और अपने चेहरे पर लगाती है। दूसरे दिन जब वो सुबह सोकर उठती है तो अपने आप को वो आईने में देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी थी। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और तैयारी करके कॉलेज जाती है। उसे देखकर उसकी एक सहेली कहती है, अरे सुमन, तुमने क्या किया? तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू। सुमन के सारे दोस्त उसे देखते ही रहते हैं। तभी नंदिता की एक सहेली उसे जाकर ये बात बता देती है। नंदिता कहती है, अरे मेरे जितना खूबसूरत इस कॉलेज में तो कोई नहीं है। उस सुमन की क्या बात कर रही हो तुम? वो मेरे सामने आएगी तो पानी पानी हो जाती है। नंदिता ऐसी बात कर ही रही थी कि सुमन उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर नंदिता की बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, अब सुमन, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बनी? ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो सारी सहेलियां सुमन के पास खड़ी रहती है। ये देखकर नंदिता को और भी गुस्सा आता है और वो सोचती है, आखिर ये एक रात में इतनी सुंदर कैसे बनी? जरूर कोई माजरा है। नंदिता छुपकर सुमन पर नजर रखती है और देखती है कि वो कॉलेज के पेड़ से बात कर रही है और पूरा माजरा उसके समझ में आ जाता है। ये देखकर नंदिता भी उसके जाने के बाद उस पेड़ से बात करने जाती है। हे पेड़, मुझे सुमन से ज्यादा सुंदर बनाओ। ऐसा कहते ही पेड़ से एक फल गिरता है और नंदिता उसे उठाकर उसका फेस क्रीम बनाकर अपने चेहरे पर लगाती है। लेकिन सुमन सुंदर होने की बजाय बदसूरत दिखने लगती है और वो गांव छोड़कर अपने मौसी के गांव में हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।